इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि एसईओ ये क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग में हम चार तरह से इसको ट्रैफिक को कैलकुलेट करते हैं। चार बड़े सोर्सेज होते हैं जिसमें सर्च, सोशल, डायरेक्ट और रेफरल होता है। तो सर्च की अगर बात करें तो सर्च में ऑर्गेनिक जो ट्रैफिक है उसको हम एसईओ कहते हैं, वो एसईओ के थ्रू आती है। अब एसईओ है क्या? एसईओ बेसिकली सिंपली अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना सर्च इंजन के मुताबिक, उस प्रोसेस को एसईओ कहते हैं यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये ऐसे ही है जैसे आप अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग कराते हैं ताकि आपकी गाड़ी रवां दवां रहे, तो हम अपनी वेबसाइट की ट्यूनिंग करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट जो है वो सर्च के इंजन के मुताबिक हो जाए और उस पर वो लोगों को मिलना शुरू हो जाए। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अक्सर लोगों को लगता है कि चूंकि जी हमने बड़ा अच्छा बेहतरीन शानदार आर्टिकल लिखवा लिया है और हमने वेबसाइट भी बनवा ली, तो अब क्या करें। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर वो जो कंटेंट आपने लिखवाया है वो लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं, या जो लोग ढूंढ रहे हैं उनकी डिमांड के मुताबिक नहीं, तो वो आपका कंटेंट कहीं मिलेगा नहीं। तो उस कंटेंट का क्या फ़ायदा जिस पे आपने इन्वेस्टमेंट की या टाइम स्पेंड किया या उसको अपनी वेबसाइट पे लगवाया, उस तक कोई पहुंच नहीं पा रहा। तो आप जितना मर्ज़ी महंगा कंटेंट लिखवा लें, अगर कंटेंट लोगों के कीवर्ड रिसर्च के मुताबिक नहीं है तो लोग उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। और आपका एक बहुत बड़ा मेजर जो चंक है जो कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक से आना चाहिए, ऑर्गेनिक सर्च से आना चाहिए, वो आपका मिस हो जाएगा। और अगर आपने उसको कैपिटलाइज करना है तो आपने ये ध्यान में रखना है कि आप ना सिर्फ कंटेंट लिख रहे हैं बल्कि आप एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिख रहे हैं। और इसके लिए ऑफ कोर्स प्रॉपर एसईओ सीखनी पड़ती है। उस एसईओ में क्या क्या चीज़ें आती हैं? मेनली सबसे पहले आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं। कीवर्ड रिसर्च के बाद आप उसकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के बाद आप उसके अंदर टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ऑन पेज में कंटेंट और टेक्निकल दो तरह की डिफरेंट सब जो कैटेगरीज बनती हैं जिसको आप ऑप्टिमाइज़ करते हैं, यानी कि अपने कंटेंट को भी और अपनी टेक्निकल साइड को भी। जब आप ये दोनों कर लेते हैं तो फिर आपकी लिंक बिल्डिंग यानी कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। अब ये सारी चीज़ें जब तक नहीं करेंगे, आप गूगल के एल्गोरिथम के मुताबिक वेबसाइट अपनी नहीं बनाएंगे और गूगल जो है वो आपको नंबर 1 रैंक नहीं करेगा उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो कि आपकी ऑडियंस ढूंढ रही है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो ट्रैफिक खुद ढूंढ के आप तक पहुंचती है वो ट्रैफिक बेहतरीन ट्रैफिक होती है। उसकी रीज़न ये है कि वो ढूंढता कोई तभी है कोई चीज़ जब उसको चाहिए होती है। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें या हम एड्स की बात करें तो हम एक्चुअली पुश मार्केटिंग कर रहे हैं, या हम लोगों को ज़बरदस्ती ऐड दिखा रहे हैं या ज़बरदस्ती अपना कंटेंट दिखा रहे हैं। उसका इतना इम्पैक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि वो एक तुक्का होता है। मतलब ये कि अगर तो उनको चाहिए उस वक्त और हमारा कंटेंट दिख गया तो एक हमारा जो है वो मैच हो गया, उस वक्त नीड और वांट हमारी मैच होगी उसकी ज़रूरत के साथ कि ठीक है जी उसको चाहिए तो हमने दे दिया। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं उन लोगों को ज़्यादा दिखाऊं कंटेंट जो कि ढूंढ रहे हैं, तो वो मैं कहाँ दिखाऊंगा? तो वो है सर्च इंजन। इसीलिए सर्च इंजन में इंटेंट जो है वो कैपिटलाइज करनी होती है। अब ये सारी चीज़ें जो है ये एक सेपरेट कोर्स है, यानी कि हम इस कोर्स में इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन हमने डीजी स्किल्स पे एक सेपरेट पूरा कोर्स बनाया हुआ है जिसका नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको एज अ करियर सीखना चाहें तो आप वो पूरा कोर्स अलग से कर सकते हैं, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इतनी छोटी चीज़ नहीं जितनी मैंने बताई। बेसिकली तो इस पे 220 से ज़्यादा वीडियोस वहाँ पर मौजूद हैं। तो आप इसको प्रॉपरली एक सेपरेट कोर्स में करेंगे, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि एसईओ जो है वो आपकी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। आप जितना भी कंटेंट लिखवाएंगे, आप चाहते हैं कि वो लोगों को मिलना शुरू हो जाए, यानी कि गूगल में आप ऊपर आना शुरू हो जाएं, तो एक तो बगैर कंटेंट की होगा नहीं, और अगर कंटेंट लिखा है और एसईओ नहीं की उसकी तो तब भी नहीं होगा। वेबसाइट बनाई है और गूगल के मुताबिक नहीं बनाई तो तब भी नहीं होगा। सो मैं ये समझता हूँ कि आपकी कंटेंट, आपकी वेबसाइट और आपकी एसईओ ये तीनों इकट्ठे ही चलती हैं, बिकॉज कि इसमें से एक भी चीज़ माइनस करें तो दूसरी चीज़ होगी नहीं। यानी कि आपका कंटेंट नहीं है तो एसईओ किसकी करेंगे? अगर आपका कंटेंट है तो एसईओ नहीं की तो फ़ायदा क्या उसका? और ये दोनों चीज़ें अगर आपकी वेबसाइट पे नहीं है तो किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म की एसईओ नहीं होती। आपके पेज की, आपके प्रोफाइल की, ये इसकी एसईओ नहीं होती, बिकॉज की एसईओ होती है तो आपकी वेबसाइट की होती है। और अगर आप वेबसाइट नहीं बना रहे हैं या कंटेंट नहीं लिख रहे, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है और इसकी क्या अहमियत है, और डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में इसको हम क्यों इंपॉर्टेंट समझते हैं। ये चौथा पार्ट है आपकी स्ट्रैटेजी का, और इसमें आपने इंश्योर करना होता है कि जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं आप उसके ऊपर मौजूद रहें, ताकि आपकी ऑडियंस जो अपना फेवरेट चैनल वो जो भी यूज़ करते हैं उस पर वो आपको ढूंढ सकें। सो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रूल है फॉलो दी ऑडियंस, यानी कि जहां आपकी ऑडियंस होती है ना वहां आपको अपना बिजनेस लेके जाना होता है। तो अब वो कैसे आप कर सकते हैं डिजिटल के अंदर? सो डिजिटल में आपसे मैं लेट्स से एक सवाल पूछता हूं कि ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो कि एक आम बिजनेस है
कोई न्यूज़ वेबसाइट नहीं कह रहा या आपके कारोबार से रिलेटेड कोई वेबसाइट नहीं कह रहा, बट ऐसी वेबसाइट जो किसी का बिजनेस है और आप शौकिया रोज़ पढ़ते हैं उसको जाके। मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसी वेबसाइट होगी जिसको आप रोज़ाना दिन में 2-4 दफ़ा 10 दफ़ा खोलते होंगे, अनलेस कि वो कोई न्यूज़ वेबसाइट है या कोई एंटरटेनमेंट वेबसाइट या कोई आपके कारोबार से रिलेटेड वेबसाइट है। इन सब को छोड़ के, शॉपिंग वेबसाइट्स को छोड़ के आप किसी बिजनेस की वेबसाइट विजिट नहीं करते, लेकिन आप दिन में शायद 10 दफ़ा भी फेसबुक खोल लेंगे, आप दिन में शायद इंस्टाग्राम बड़ी दफ़ा खोल लेंगे, लिंक्डइन ओपन कर लेंगे। तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि अब आप बजाय इसके कि 1500 वेबसाइट्स को विजिट करें, आप एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वो सारी वेबसाइट्स आपको आपकी प्रोफाइल पे आके या आपके प्लेटफॉर्म पे आके आपको शेयर करें अपना कंटेंट, और आप वहाँ पर रोज़ जाएं और वहीं पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे मिल जाए। तो ये कंटेंट क्यूरेशन में भी आता है, यानी कि आप कंटेंट को क्यूरेट करते हैं, जो आपको पसंद है आप उसको फॉलो करते हैं और आप चाहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर मैं फेसबुक रोज़ यूज़ करता हूँ तो सारा कुछ मुझे फेसबुक में नज़र आ जाए। अगर आप इंस्टाग्रामर हैं तो आप इंस्टाग्राम पे एक्सपेक्ट करें कि सारी इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम पे मिल जाए। अगर आप टिकटॉकर हैं तो आप लोगों को टिकटॉक पे फॉलो करेंगे क्योंकि वो आपका फेवरेट मीडिया होगा। अगर आप अपने बिजनेस को देखें तो आपकी ऑडियंस भी कुछ ऐसे ही सोचती है, ठीक है। तो अगर आपने ऑडियंस को देखना है तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करें कि अगर आप यंग लोगों को टारगेट कर रहे हैं तो वो यंग लोग कौन सा मीडिया यूज़ करते हैं। अगर आप जो प्रोफेशनल्स को टारगेट कर रहे हैं तो वो कौन सा मीडिया यूज़ करते हैं। जब आप अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड कर लेंगे, उनके सोशल चैनल्स आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो आपको चाहिए कि आप वहाँ पर उनको अपनी प्रोफाइल भी वहाँ क्रिएट करें, और ना सिर्फ प्रोफाइल क्रिएट करें बल्कि अच्छा कंटेंट और उस सोशल मीडिया के मुताबिक कंटेंट क्रिएट करें। जैसे अगर आप यूथ को टारगेट कर रहे हैं तो यूथ शायद फेसबुक पे इतना नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा है। अगर आपने टिकटॉक पे जाना है तो आपको कंटेंट भी टिकटॉक जैसा ही बनाना होगा, क्योंकि वहाँ पर आपकी इमेजेस तो चलेंगी नहीं। इंस्टाग्राम में आपके इमेजेस चल जाएंगे लेकिन वहाँ पर वीडियो भी चल सकती है। तो आपको ये मल्टीप्लाई करना होगा अपना कंटेंट कि मैंने किसको टारगेट करना है, कहाँ टारगेट करना है और किस तरह से क्या कंटेंट लिख के टारगेट करना है। तो ये सब चीज़ें आपकी सोशल मीडिया जो स्ट्रैटेजी है आपके बिजनेस के लिए और आपके डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि आपको अपने वेबसाइट को एक मुल्क की तरह समझना है। लेट्स से आपकी वेबसाइट एक कंट्री है और आपने जिस सोशल मीडिया चैनल पे अपनी ऑडियंस देखी, वहाँ जाके अपनी एक एम्बेसी खोलना है। यानी कि वो अगर आपको लिंक्डइन पे ढूंढ रहे हैं तो आपका लिंक्डइन का पेज मौजूद होना चाहिए। अगर आपको इंस्टाग्राम पे ढूंढ रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे आप जाएं। अगर टिकटॉक पे ढूंढ रहे हैं तो आप भी टिकटॉक पे चले जाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपने अपने कंटेंट की मार्केट बनानी है और हर तरह से मार्केट बनाई जा सकती है। आपका यूज़र हो सकता है कि टिकटॉक पे भी मौजूद हो, स्नैपचैट पे भी मौजूद हो, और आपका ये हो सकता है कि इंस्टाग्राम पे भी मौजूद हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि जी आपको सर्टेन प्लेटफॉर्म से रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ये बाद में आप जब एक एफर्ट लगा लें तो बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं कि ठीक है, हमने इतना कंटेंट क्रिएट किया इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन क्या हमें इससे कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो हम इस कोर्स के एंड में जाके आपको एनालिटिक्स भी बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी ट्रैफिक मेजर भी कर सकते हैं, तो तब आप ये डिसीजन ले सकेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं इतना ज़रूर एम्फोसाइज़ करूँगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग को बिल्कुल करें और इस तरह से करें कि आपने जहाँ पर आपकी ऑडियंस है आप अपना बिजनेस उन तक लेकर जा रहे हैं। और एक और भी मैं बात आपको अहम बताता चलूँ कि लोग अब सोशल मीडिया मार्केटिंग को इस तरह से लेते हैं कि उनको लगता है कि अगर मैं आपसे नाराज़ हूँ, लेट्स से अगर आपका बिजनेस है और कोई आपसे नाराज़ है, तो उनको ये लगता है कि बजाय इसकी कि वो आपको कंप्लेंट करें, वो अपनी प्रोफाइल पे कंप्लेंट करते हैं, यानी कि नेगेटिव रिव्यू लिखते हैं और अपने स्टेटस पे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके प्रोफाइल पे जाके उनके स्टेटस के नीचे उनसे अपोलोजाइज करें या उनको जस्टिफाई करें। सो ये कस्टमर सर्विस का एक नेक्स्ट लेवल है, यानी कि लोगों को आपने जैसे बिजनेस में आके लोग शिकायत करते थे या फ़ोन करके शिकायत करते थे, अब ये लोग अपनी अपनी प्रोफाइल्स पे करते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि बिजनेसेस जो हैं वो उनका जो मदावा है, वो जो नाराज़गी है, वो उनकी प्रोफाइल पे जाके करें और आपको ये करना होता है, वरना एक नेगेटिव सेंटिमेंट जो है वो डेवलप हो जाता है। एक गंदा रिव्यू फॉर एवर आपका बिजनेस ख़राब कर सकता है और बिजनेसेस बंद होते मैंने देखे हैं जस्ट बिकॉज के उनकी जो पब्लिसिटी है वो नेगेटिव होना शुरू हो गई थी। तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि सोशल मीडिया से भागने की बजाय इसको सीखना है, इसको कंट्रोल करना है और इसको कनकर करना है, यानी कि इस पर महारत हासिल करनी है और इस पर आपने विन करना है अपने बिजनेस के लिए इसको। और अगेन इसमें हर तरह के बिजनेसेस भी हैं और हर तरह के चैनल्स भी हैं, तो उसके पैरामीटर्स बदलते रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपने इसको करना ही है। तो अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करें, उनके सोशल मीडिया चैनल्स को आइडेंटिफाई करें, और जब आप ये कर लें तो जितना भी कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं वो पहले अपनी वेबसाइट पे ज़रूर डालें, लेकिन साथ उसको शेयर भी करें। सो हमेशा मैं यही कहूँगा कि ओन्ड मीडिया को प्रेफर्ड रखें, लेकिन आपका जो शेयर्ड मीडिया है, यानी कि आपके जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, उसको भी आप कैपिटलाइज करें ताकि आप हर तरह से अपनी ऑडियंस
वीडियो में मैं बात करूंगा कि एडवर्टीजमेंट और वो भी डिजिटल पे वो क्या होती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। एडवर्टीजमेंट बेसिकली मार्केटिंग का एक टूल है, यानी कि एड्स आप तब चलाते हैं जब आपने मार्केटिंग को तेज़ करना होता है। लोगों को लगता है कि जी एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग दो अलग चीज़ें हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मार्केटिंग में आप जो भी काम आप अपनी बिज़नेस को मार्केट करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, वो जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हैं अपनी बिज़नेस की मार्केटिंग करने के लिए, उस सब चीज़ों में मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट भी एक एक्टिविटी है। और आप ये तब करते हो जब आपको लगता है कि बाकी चैनल से आपके पास बिज़नेस नहीं आ रहा, लेकिन ये आप तब भी करते हो जब आपको लगता है कि हाँ बाकी से भी आ रहा है लेकिन हमें और लेकर आना है, तो हम क्या करें, तो आप बेसिकली आप एड्स भी चलाते हैं। अब लोगों को एक झिझक है ऐड से, वो इसलिए क्योंकि एड्स पे आपके रोज़ाना पैसे जा रहे होते हैं। एसईओ लोग कर लेते हैं, सोशल मीडिया लोग कर लेते हैं, उनको लगता यह है कि वो फ्री में हो रही है, जबकि एक्चुअली फ्री में कुछ भी नहीं होता। अगर आप अपनी ऐड खुद चला रहे हैं तो आपका भी टाइम लग रहा है और आपके पैसे भी लग रहे हैं, लेकिन अगर आप एसईओ कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो वहाँ पर भी तो टाइम एंड एफर्ट लग रही है। सोशल मीडिया में भी आपकी टाइम एंड एफर्ट लग रही है। सो यहाँ पर भी आपके पैसे तो लगेंगे, लेकिन यहाँ पर चूँकि डायरेक्ट प्लेटफॉर्म को पैसे क्रेडिट कार्ड से जाते हैं तो लोगों को लगता है कि ये पैसे ज़ाया हो रहे हैं। ये गलत तरीका है एडवर्टीज़मेंट को समझने का। एडवर्टीज़मेंट बेसिकली आपके बिज़नेस को चौथे गियर में डाल सकती है। सो अगर आप बाकी काम जो कर रहे हैं वो अगर आप स्लो चल रहे हैं तो आपको एडवर्टीज़मेंट फास्ट लेन में लेके जाएगी, जिससे आपका बिज़नेस जो शायद अदरवाइज 6 महीने में अचीव करता है, तो शायद यहाँ पर 6 दिन में या 6 हफ्तों में अचीव आप कर लेंगे। इसकी एग्जांपल मैं आपको अगर दूँ तो फॉर एग्जांपल आपने अगर सोशल मीडिया की या आपने गूगल एड्स चलाए, तो जब तक कि आप एसईओ के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू जब तक कि आप ऊपर नहीं आ जाते, ऑर्गेनिक रीच नहीं ले लेते, आपका सेल नहीं होगी। उसमें क्या होता है, मैं अगर आपके पेज को फॉलो नहीं करता तो मेरे तक आपका कंटेंट नहीं पहुंच रहा। अब आपका कंटेंट मुझ तक कैसे पहुंचेगा? फेसबुक, गूगल या बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बने ही इस काम के लिए कि वो ऑडियंस का डेटा बेचते हैं और साथ ही एडवर्टाइजमेंट से पैसे लेते हैं। यानी कि फेसबुक फ्री है, इंस्टाग्राम फ्री है, टिकटॉक फ्री है, सब चीज़ें फ्री हैं, गूगल भी फ्री यूज़ करते हैं, लेकिन वो पैसे कहाँ से बनाते हैं? वो डिज़ाइंड हैं कि वो लोगों के लिए फ्री हैं, बट बिजनेसेस उनको पैसे देते हैं उन ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। तो अगर मैंने आपके बिज़नेस को देखा भी नहीं, लाइक भी नहीं किया, तो आप मेरे तक अपनी प्रोडक्ट कैसे लेके आएंगे जब तक कि आपको यही नहीं होगा कि अच्छा आप ऐड नहीं चला रहे, तो मैं आप मुझे टारगेट नहीं कर सकेंगे। सो उस सूरत में ऐड अगर आप चलाते हैं, चाहे आप 100 रुपये का ऐड चलाएं, यानी कि जितने का आप एक बर्गर खा लेते हैं उतने का आप महीने के ऐड चला सकते हैं। आप अगर 100 रुपये का भी ऐड चलाते हैं तो आप उस पोजीशन में अपने ऐड को प्लेस करते हैं, अपने मैसेज को प्लेस करते हैं जहां पर अदरवाइज आपको जगह ही नहीं मिल रही। सो इसको मैं ऐसे कहता हूं कि जो रेस आप लड़ नहीं रहे वो रेस जीतेंगे कैसे। सो मार्केटिंग एक रेस है, यानी कि आपका बिजनेस जो है उसको अगर ग्रो करना है, उसको आपने तेज़ी से आगे लेके जाना है, तो आपको रेस लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपके कंपेटिटर्स हैं वो कोई जगह खाली छोड़ के नहीं बैठे हुए, वो आपकी मुसलसल अपनी रेस में लगे हुए हैं। सो अगर आपने किसी को बीट करना है और आपने अगर अपनी मार्केट करनी है तो आपको रेस में उतरना पड़ेगा और रेस लड़नी पड़ेगी। सो अगर आप एड्स चलाते ही नहीं हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं कर रहे। एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो कि 6 चीज़ें मैंने आपको बताई, उसकी आप एक चीज़ मिस कर रहे हैं। तो जो रेस आपने लड़ी नहीं वो जीतेंगे कैसे? तो उसके लिए यू हैव टू बी इन दैट रेस, ताकि आपको वो प्रीमियम लोकेशन मिले जो कि सिर्फ एडवर्टाइजर्स को मिलती है। अगर आप गूगल के एड्स को देखें तो उसमें अगर सर्च कुछ करें, आपका कीवर्ड सर्च हो रहा है, तो जो पहले 4 रिजल्ट्स हैं वो एड्स के लिए स्पेसिफिक उन्होंने बाउंड किए हुए हैं। यानी कि अगर आप ऐड चलाते हैं और आपके कीवर्ड के अगेंस्ट आप ऑर्गेनिक ऊपर नहीं आ रहे, तो आप ऐड चलाएंगे और ऐड चला के आप टॉप 4 पोजीशन में या बॉटम 4 पोजीशन में आप जगह ले सकते हैं। अगर आपने मेरी फेसबुक प्रोफाइल में, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में पहुंचना है, जो कि तब तक आप नहीं आ सकते जब तक मैं आपको लाइक ना करूं, तो आप ऐड चला सकते हैं। तब आपको फेसबुक ये अलाउ करेगा कि आप यूज़र्स की प्रोफाइल में अपना ऐड दिखा सकते हैं। सो ये वो जगह है जो आपको अदरवाइज मिलनी भी नहीं थी। ठीक है, तो अगर आप ऐड को इस तरह से सोचेंगे कि शायद मैं पैसे बचा लूँगा, तो ये आप इसको ऐसे सोचने के बजाय इस तरह से सोचें कि अगर मैं लेस से 1000 रुपया लगाता हूँ तो मैं कितने कमा लेता हूँ। जब भी ऐड या मार्केटिंग का बजट कैलकुलेट होता है, जिसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि ROI बोलते हैं, तो उसको आपने कैलकुलेट करना होता है एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद। यानी कि अगर आपने एड्स चलाए हैं तो डेली कैलकुलेट करने के बजाय इसको महीने बाद देखें कि अच्छा एक महीने में मैंने 10,000 के ऐड चलाए तो सेल्स कितने हज़ार की है। तो अगर तो आप अपने ऐड चलाने से सेल्स ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको ऐड दुखेगा नहीं, बिकॉज कि वो आपको पैसे बना के दे रहा है। अगर आप ऐड नहीं चलाते और सेल्स भी नहीं हो रही तो आपने कुछ गेन नहीं किया। तो थोड़े पैसे लगाकर ज़्यादा पैसे कमा लेना, इट्स अ सिंपल स्ट्रैटेजी जिसको लोग पूरी दुनिया में करते हैं,
बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि आपको डिजिटल पे करना है। अगर आप अखबार में देखें तो बेशुमार लोगों ने ऐड लगाए होते हैं, अगर आप बिलबोर्ड देखें तो बेशुमार लोगों ने ऐड लगाए हैं, अगर आप टीवी पे देखें तो हर वक्त आपको ऐड नज़र आते हैं। तो यही काम तो डिजिटल पे भी हो रहा है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि डिजिटल के ऐड ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा टारगेटेड और ज़्यादा माइलेज रखते हैं। ये ज़्यादा इफेक्टिव भी इस तरह से होते हैं क्योंकि आप अपनी ऑडियंस को ऐड दिखा सकते हो। टीवी का ऐड, अखबार का ऐड, बिलबोर्ड का ऐड सबको दिखता है। उसमें आप ऑडियंस सेग्रीगेट नहीं कर सकते, मतलब ऑडियंस को डिवाइड नहीं कर सकते कि अच्छा इस एज ग्रुप को नज़र आए या इस जेंडर को नज़र आए, जबकि डिजिटल एड्स में आप ये कर सकते हैं। डिजिटल एड्स की माइलेज भी ज़्यादा है, इसको कैलकुलेट भी अच्छा कर सकते हैं और आप इसकी इफेक्टिविटी भी देख सकते हैं। और हमेशा ये देखना है कि जब भी आप एड्स चलाएं, प्रॉपर चलाएं, अच्छे तरीके से चलाएं। खुद नहीं आते तो किसी एक्सपर्ट को हायर करें, उससे चलवाएं। क्योंकि अगर आपने खुद एक्सपेरिमेंट किया जस्ट बिकॉज कि आसान लग रहा था, ये एक बटन दबाने से ऐड बूस्ट हो जाता है, तो वो काफ़ी नहीं है। क्योंकि अगर आपका ऐड सिर्फ बूस्ट करना ही मकसद था तो वो रिजल्ट आपको शायद ना दे और आपको लगेगा कि एडवर्टीजमेंट अच्छी नहीं है। जबकि एक प्रोफेशनल एडवर्टाइज़र ये काम करता है कि वो ऑडियंसेस बिल्ड करता है, इंटरेस्ट ग्रुप बिल्ड करता है, वो सेगमेंटेशन करता है कि किस ऑडियंस को किस वक्त क्या दिखाना है। वो फनल के मुताबिक ऐड चलाता है और फिर उसके मुताबिक रिजल्ट भी लेकर आता है। सो हमेशा अपनी ROI कैलकुलेट करें, एक बिजनेसमैन की तरह सोचें कि किस तरह से आपका जो बिज़नेस है वो पैसे बनाएगा अगर आप थोड़े पैसे लगाते हैं। पैसे बचाने से पैसे नहीं बचते, पैसे कमाने से पैसे बचते हैं। तो अगर आपने पैसे कमाने हैं तो आपको ज़्यादा एक्सपोजर लेना है। और शुरू से लेकर मैं अभी तक आपको यही समझा रहा हूँ कि मार्केटिंग में एक्सपोजर लेना है, वो चाहे आपको ऐड के थ्रू है, चाहे आपको ऑर्गेनिक के थ्रू है। जो 4 मार्केटिंग के सोर्सेज हैं जिसमें सर्च, सोशल, डायरेक्ट एंड रेफरल है, उसमें सर्च और सोशल के ऊपर जब पैसे नहीं लगाएंगे तो पेड सर्च और पेड। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरह से आपका बिजनेस ईमेल मार्केटिंग, SMS मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग, जिसका ये सब पार्ट हैं, वो कैसे हो सकती है और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। तो किसी भी बिजनेस के लिए मार्केटिंग का जो एंड गोल होना चाहिए ना, वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए किसी भी कस्टमर के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर आप फेसबुक पे ऐड चला रहे हैं तो सिर्फ फेसबुक के ऊपर ऐड चलाने का मकसद ये नहीं कि हमारा फेसबुक पेज ग्रो करे। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि फेसबुक पेज के साथ साथ हम ऑडियंस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाएं, ताकि सारी ज़िंदगी हमें फेसबुक ही ना करना पड़े। हमारे पास लोग डायरेक्ट वेबसाइट पे भी चल कर आएँ या मेरे पास डेटा आ जाए उनका कि मैं उनको डायरेक्ट पहुंच सकूं, और वो फेसबुक के थ्रू मैं शायद ना पहुंच सकूं बिकॉज के फेसबुक एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर रीच जो है वो लिमिटेड हो जाती है। वो उनकी पॉलिसीज़ के मुताबिक है, वो चाहें तो आपको पूरी दुनिया को दिखा दे, वो चाहें तो आप एक बंदे तक ना पहुंच सकें। तो इस डिपेंडेंसी से ख़त्म होने के लिए, मतलब इस डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए आपको डायरेक्ट मार्केटिंग करनी होती है। अब डायरेक्ट मार्केटिंग मैंने आपको पहले भी बताया था कि पैसो मॉडल में आपका जो ऑन मीडिया है उसके साथ आप ये काम कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए आपको अपनी वेबसाइट चाहिए और उसके ऊपर आपको उनका डेटा चाहिए। बाय द वे, ये काम आप फेसबुक के ऊपर भी कर सकते हैं और इसको करने के लिए ये जो एड्स हैं जिसमें आप लोगों का डेटा लेते हैं या लोगों को अपनी वेबसाइट पर लेके जाते हैं, अक्सर वो महंगे होते हैं। और उसकी रीज़न यही होती है कि उन प्लेटफॉर्म्स को पता है कि ठीक है, अगर ट्रैफिक विद इन द प्लेटफॉर्म रहनी है तो ऐड सस्ते होंगे, लेकिन अगर ऑडियंस प्लेटफॉर्म से बाहर जा रही है, यानी कि आपकी वेबसाइट पर जा रही है या आपको डेटा मिल रहा है, तो अक्सर महंगे होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो फिर भी बेहतर ऑडियंस है, बिकॉज के आपके पास या तो ऑडियंस का नंबर आ जाएगा या तो ईमेल का डेटा आ जाएगा, या आप उनको अपनी वेबसाइट पर ले आएंगे जहाँ पर आप उनको ट्रैक कर सकते हैं, उनको अपना कोई फ्री ऑफ़र दे सकते हैं या कुछ भी करके आप उनका डेटा हासिल कर सकते हैं। तो अल्टीमेट गोल हमारा ये होना चाहिए कि मार्केटिंग हमेशा डिपेंडेंट ना रहे किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे। हालांकि हमने करना सब कुछ ही है, लेकिन हमने डायरेक्ट मार्केटिंग को इनेबल करना है। डायरेक्ट मार्केटिंग में लेट्स से कि अगर आप 1000 लोगों तक पहुंच रहे हैं प्लेटफॉर्म्स पे, 1000 में से 100 लोगों का भी डेटा आपको मिल जाए तो 10% कन्वर्जन रेट है। तो 10% का डेटा आपके पास आ गया, आपने 100 लोगों का डेटा रख लिया। अगले महीने आप फिर 1000 तक पहुँचते हैं और 100 नए आ जाते हैं, फिर आप 1000 तक पहुँचते हैं, 100 नए आ जाते हैं। ये जो आप हज़ारों लोगों तक पहुंच रहे हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है कि ठीक है जी, मैंने एक जेंडर पे ऐड लगा दिया, ठीक है, मेल्स को टारगेट करना है और 20 से 30 साल के लोगों को टारगेट करना है, लाहौर में लोग रहते हैं उनको टारगेट करना है, या फिर मैंने सर्टन पेज को फॉलो करते हैं या सर्टन इंटरेस्ट रखते हैं या सर्टन डेमोग्राफी में फॉलो करते हैं, उनको टारगेट करना है। इसमें आप ये कैसे कंट्रोल करेंगे कि उसका जो आपका ऐड है वो उस्मान लतीफ़ को नज़र आए? वो आप बंदे को नहीं टारगेट कर सकते जब तक कि उस बंदे का डेटा आपके पास ना हो। तो हमेशा कोशिश ये करें कि आप इनेबल करें अपना डायरेक्ट मार्केटिंग को, ताकि हमेशा के लिए आप इन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से डिपेंडेंट ना रहें। तो इसकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि मेरा एक क्लाइंट था, उसने जब हमारे पास वो आया, वो हम उससे पहले वो करते रहे अपनी फेसबुक पे मार्केटिंग। वो मुझे कहते थे कि उस्मान, हम
2 लाख लगाते हैं 20 लाख कमाते हैं। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कहता है कि मसला ये है कि पिछले कुछ अर्से से जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सब पे रीच लिमिटेड हो गई है। अब हम जितना लगाते हैं उतना ही वह मुश्किल आता है। क्यों? क्योंकि हमेशा ऐड लगाने से चैलेंज ये रहता है कि आप फॉर एवर ऐड पर डिपेंडेंट रहें। तो ऐड तो नए बिजनेस भी तो आ रहे हैं। आपने आज एक बिजनेस शुरू किया, 10 लोग और भी शुरू करेंगे, वो भी तो उसी ऑडियंस को टारगेट करना चाहेंगे जिस ऑडियंस को आप टारगेट करते हैं। तो आपकी ऐड पहले जो 100 रुपये में एक बंदा लेके आ रहे थे, अब वो 100 रुपये में शायद एक भी ना आए, शायद 1000 रुपये में एक लाना पड़े आपको। तो हमेशा ऐड कंपेटिटिव होता है, सोशल मीडिया में रीच लिमिटेड होती है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जितना डेटा लेकर आ रहे हैं उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें। 100% नहीं कन्वर्ट होते, जितने होते हैं उनको आप डेटा रखें। क्योंकि अगर आपको उस्मान लतीफ़ का एक दफ़ा ईमेल मिल गया या एक दफ़ा नंबर मिल गया, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप मेरे तक फेसबुक से ही पहुँचें। आप मुझे गूगल के बगैर, आप फेसबुक के बगैर, इंस्टाग्राम के बगैर, लिंक्डइन के बगैर डायरेक्ट ईमेल भी तो कर सकते हैं। अब मेरा ईमेल तो रोज़ रोज़ चेंज नहीं होता। अगर मेरा ईमेल आपके पास आ गया या मेरा नंबर आ गया तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं, ऑफ़र भेज सकते हैं, प्रमोशन भेज सकते हैं। तो वो आपकी डायरेक्ट मार्केटिंग मेरे से डायरेक्ट लिंक बन चुका है। अब आपको किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे से डायरेक्ट रिलेशनशिप बिल्ड कर चुके हैं। या अगर मैंने आप तक पहुंचना है तो मुझे या तो आपकी वेबसाइट याद रहनी चाहिए कि मैं बार बार आता हूं, तो आपकी .com मुझे याद रहे, या आपने किसी तरह से मुझे इस काबिल बना दिया है कि मैं आपकी ऐप डाउनलोड कर लूँ। यानी कि ऐप या तो मैंने खुद ढूंढ के डाउनलोड की या आपने मुझे अब पुश किया। समहाउ अगर ऐप डाउनलोड हो गई है तो आप मुझे डायरेक्ट नोटिफिकेशन भेज सकते हैं या मैं आप तक डायरेक्ट आ सकता हूँ। सो डायरेक्ट मार्केटिंग में जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं, इसको एनेबल करना इसलिए ज़रूरी है कि ये आपका हासिल है, यानी कि ये आपका एसेट है। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो और आपने डायरेक्ट मार्केटिंग में को एनेबल नहीं किया तो आपके पास डेटा कुछ नहीं है। तो कल को गूगल कहता है जी कि हमने 100 रुपये वाला ऐड अब 1000 में चलाना है, तो ऐड महंगा हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। कल फेसबुक अगर ये करता है, इंस्टाग्राम ये करता है, लिंक्डइन ये करता है, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप ऐड चलाते हैं, वो अपनी मर्जी से पॉलिसी चेंज कर लेते हैं, या वो कहते हैं कि हमने नहीं चलाने देना आपको ऐड, या आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो किसी भी तरह से अगर आपको कोई लिमिटेशन आती है तो आप बिल्कुल ज़ीरो पे आ सकते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए मेरा ये ख्याल है कि डे 1 से आप अपनी डायरेक्ट मार्केटिंग को एनेबल करें। क्योंकि जब आपके पास लोगों का डेटा होता है, ना सिर्फ ये कि आप उन तक डायरेक्ट पहुंचते हैं, बल्कि इसको एडवांस मार्केटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब एडवांस मार्केटिंग हमने पूरा एक सेगमेंट रखा है इस कोर्स के अंदर, जिसमें हम ये सारी चीज़ें जो आपको बता रहे हैं, जो पहले भी बताई, इसको हम आगे हैंड्स ऑन भी करेंगे और डिटेल में भी बताएंगे कि ये डेटा आप बाद में यूज़ कैसे कर सकते हैं। ये सिर्फ ईमेल भेजने के लिए नहीं है, बल्कि इससे आप फेसबुक पे ये डेटा सबमिट करके उसको बता सकते हैं कि भाई इस तरह के कितने लोग हैं, उनको मैंने उनको भी ऐड दिखाना है। यानी कि आपके पास अगर 1000 लोगों का डेटा है, आप 1000 लोगों का डेटा गूगल या फेसबुक को फीड करें, उसके मुताबिक आप लोगों उनको ये कह सकते हैं कि इन जैसे जो काम करते हैं, यानी कि इनका जो बिहेवियर है इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और आपको पता है कि बिहेवियर ट्रैक होता है, तो जो भी काम मैं कर रहा हूँ या मेरे जैसे लोग जो जिनका डेटा आपके पास है, उन जैसे और कितने लोग हैं। जैसे उस्मान खाना बहुत खाता है, मैं जिस रेस्टोरेंट में जाता हूँ मैं जाके चेक इन करता हूँ, ठीक है, मैं उससे एक फूडी की कैटेगरी में फॉल करता हूँ कि ठीक है ये फूड लाइक करने वाला या आउटिंग करने वाला बंदा है, या मैं घूमता फिरता बहुत हूँ, ट्रैवल बहुत करता हूँ, तो ये उस्मान एक टूरिस्ट है। तो अगर आपने उस्मान जैसे दूसरे टूरिस्ट को टारगेट करना है, या उस्मान जैसे दूसरे फूडीज़ को टारगेट करना है जो खाना वगैरह बहुत खाते हैं, तो आप अपने खाने वालों को, मतलब फूड लवर्स को आप अपना ऐड दिखा सकते हैं या टूरिस्ट को अपना ऐड दिखा सकते हैं। और ये वो एडवांस मार्केटिंग है जो शायद मैंने पहले भी कहा था कि एक प्रोफेशनल एडवर्टाइज़र या एक प्रोफेशनल मार्केटर आपको एनेबल करता है कि आप एडवांस मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए भी डेटा ज़रूरी है, लेकिन सब चीज़ें हम आपको एकदम से नहीं बता सकते। हम आपको ग्रेजुअली ये सारी चीज़ें सिखाएंगे और आगे चल के हम आपको हैंड्स ऑन भी करवाएंगे। सो अभी आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि आपके लिए डायरेक्ट मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हो सके, जैसे हो सके, कोशिश करें ऑथेंटिक डेटा लोगों से लें, उनको वैल्यू दें, उनका ईमेल ले लें, उनका नंबर ले लें, ताकि आप उनको ईमेल और व्हाट्सएप बाद में कर सकें। ना सिर्फ उनको मैसेज भेज सकें, बल्कि उस डेटा को यूज़ करके आप एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म में अपनी कैंपेन्स ज़्यादा टारगेटेड, ज़्यादा इफेक्टिव। इस वीडियो में मैं आपसे ये जिक्र करना चाहूँगा कि कंटेंट क्यों किंग कहलाया जाता है डिजिटल मार्केटिंग में। हमने 12 पहले भी बात की है और आपको अंदाज़ा अब तक हो जाना चाहिए कि क्यों बार बार बात हो रही है और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज के इसके बगैर आपकी मार्केटिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी। हमने जितने भी डिजिटल में काम करने हैं, चाहे आपने ब्लॉग लिखना है, चाहे आपने वेबसाइट बनानी है, चाहे आपने सोशल मीडिया पे जाना है, या आपने ऐड चलाना है, या ईमेल करनी है, जो भी आप काम कर रहे हैं वो बगैर कंटेंट के नहीं होगा। लेकिन मुझे ये भी अंडरस्टैंडिंग है कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि कंटेंट कैसे क्रिएट करें। हमारी उस तरह की या तो तरबियत नहीं होती, या एक्सपीरियंस नहीं होता, या प्रैक्टिस नहीं होती, तो उस
तरह से हम फिर कंटेंट नहीं लिख पाते और फिर अल्टीमेटली ये होता है कि बिज़नेस हर्ट होना शुरू हो जाता है और कंटेंट ना आने की वजह से हमारी मार्केटिंग जो है वो हर्ट होती है और रिज़ल्ट नहीं आते। तो अक्सर लोग इस बात से अपसेट होकर फिर वो प्लेटफॉर्म्स को गलत कहते हैं, या लेट्स से अगर किसी प्रोफेशनल को हायर किया है तो वो समझते हैं कि शायद इसको काम नहीं आता या काम असल में होता ही नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि मैं अगली कुछ वीडियोस में आपको डिटेल में ये सिखा दूं कि कंटेंट कैसे लिखा जाता है, कौन से वाला लिखा जाता है। ऑफ कोर्स मैं कंटेंट राइटिंग आपको नहीं सिखाऊंगा, लेकिन कंटेंट क्रिएशन एक आर्ट है और ये सब सीख सकते हैं। अगर आपने कैरियर पे एज अ कैरियर इसको नहीं लेना, यानी कि आपने राइटर नहीं बनना, तो कोई मसला नहीं है। आप एज अ बिज़नेस ओनर इसको समझें ताकि आप अपने राइटर से लिखवाने के काबिल हो जाएं कि ठीक है भाई, मुझे आता तो नहीं है लेकिन ये ऐसे नहीं करना था या ये ऐसे चाहिए मुझे। तो वो बात करने के आप काबिल तब हो जाएंगे जब आपको इतनी समझ आ जाएगी कि कंटेंट की डिटेल में किस किस तरह का कंटेंट हो सकता है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक बिज़नेस एग्जांपल के साथ आपको बताऊं कि लेट्स से एक ये बिज़नेस है और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, उस बिज़नेस को कंटेंट कैसे क्रिएट होता है और वो बाद में इम्पैक्ट कैसे डालता है। तो ये सब चीज़ें आपको मैं अगली कुछ वीडियोज़ में बताऊँगा। आपको मैं दोबारा रिवाइज़ करवा दूँ कि कंटेंट जो है वो 4 तरह के होते हैं, जिसमें टेक्स्ट होता है, इमेजेस होते हैं, वीडियोज़ होते हैं और ऑडियोज़ होते हैं। अब हमने इन चारों फॉर्मेट्स को यूज़ करते हुए ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है जो कि हमारे लोगों को पसंद आ जाए। यानी कि अगर हम चाहें तो हम आर्टिकल्स लिख लें, अगर हम चाहें तो हम वेबसाइट के पेजेस क्रिएट कर लें, हम चाहें तो हम उसको वीडियोस बना लें, इमेजेस बना लें, जिफ इमेजेस बना लें, उसको हम डिफरेंट तरह से ऑडियो में कन्वर्ट करके हम चलते फिरते लोगों को जो रेडियो सुनना चाहते हैं या पॉडकास्टिंग सुनना चाहते हैं, हम उसको कन्वर्ट करके उनको पॉडकास्ट सुना दें। तो ये सब चीज़ें किस तरह से चलेंगी, ये जो स्ट्रैटेजी का पहला पार्ट था कंटेंट, उस स्ट्रैटेजी को अब हम डीप डाइव करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपने इसमें क्या डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं और आपने कैसे लेके चलना है। अगली कुछ वीडियोस में आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि अच्छा रिटन टेक्स्ट क्या होता है, वर्बल टेक्स्ट क्या होता है, यानी कि वीडियो टेक्स्ट क्या होता है। उसमें आप बोल के जो कर सकते हैं, मतलब जो लिखा है उसी को बोल भी सकते हैं, फिर उसके बाद आप उसी को वीडियो में कन्वर्ट करवा लें, उसी को आप ऑडियो में कन्वर्ट करवा लें, उसी के इमेजेस बनवा लें। आप उसकी वन सिंगल टिप, वन इमेज या एक आप पूरा इन्फोग्राफिक आपने बनाना है। तो डिफरेंट एंगल से मैं कोशिश करूँगा आपको समझाऊँ ताकि आपको एक्सपोजर मिल जाए कि हाँ ठीक है, ये इस तरह के कंटेंट्स होते हैं, मेरे बिज़नेस के लिए ये रेलिवेंट है। और सोचना आपने है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन आप अपने मार्केटिंग टीम को या अपने क्लाइंट को ये समझाने के काबिल हो जाएंगे कि भाई ये मुझे चाहिए या ये हमें चाहिए, ये हमने करना है और हम इस तरह से इसको अचीव करेंगे। जब आप ये कर लेंगे तो आपकी बाकी मार्केटिंग जो है ना वो आसान हो जाएगी। क्योंकि अगेन अगर कंटेंट वाला पार्ट मिस हो गया तो वो आप वो जो कंटेंट इज किंग वाला है उस गेम को मिस कर देंगे, बिकॉज के वाकई ही कंटेंट के बगैर नहीं कुछ होता और इसीलिए इसको कंटेंट इज किंग कहा जाता है। और यही जो चीज़ है आगे चल के, मतलब इसी को हम कंटेंट मार्केटिंग भी कहते हैं। तो अगर आप इंटरनेट पे इसको पढ़ना भी शुरू करें, अगर आपको कहीं मार्केटिंग की मज़ीद भी लर्निंग होना शुरू हो, तो कंटेंट मार्केटिंग का जिक्र आपको बार बार आएगा। तो वो अब हम आपको क्लैरिफाई करेंगे किस तरह से कंटेंट क्रिएट होता है, किस तरह से यूटिलाइज होता है।